नमस्कार। हमारे बी इंस्पायर्ड चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज का जो सब्जेक्ट लिया गया है वो लिया गया है रिटायरमेंट प्लानिंग। अभी अभी बैंकिंग सर्कल्स में पेंशन रिवीजन के लिए बहुत एजिटेशन हो रही है, और पेंशन रिवीजन के लिए एजिटेशन इसलिए हो रही है कि बहुत सारे ऐसे वृद्ध रिटायर्ड लोग हैं जिस वक्त सैलरीज बहुत कम होती थी, उस ज़माने की उनकी पेंशन बहुत लो मुकर्रर की गई है और उनका अब उसमें गुजारा नहीं होता है। सिमिलरली एक HDFC लाइफ का विज्ञापन टीवी में आता था, उसका पंच लाइन क्या था, सर उठा के जियो। तो अब सवाल ये उठता है कि जिन लोगों की अब पेंशन में गुजारा नहीं हो रहा, शायद उन लोगों ने पेंशन पे वो इतना निर्भर हो गए कि इन्होंने रिटायरमेंट प्लानिंग करी नहीं, या फिर जो उन्हें कॉर्पस मिला PF का, ग्रेच्युटी का, कम्यूटेशन का, वो उन्होंने कहीं खर्च कर दिया या उसे उन्होंने वेस्ट कर दिया। एज ए रिज़ल्ट आज वो केवल पेंशन पर ही निर्भर हैं और पेंशन इतनी कम रह गई है कि दो आदमियों का डिसेंट लिविंग उसमें मुश्किल हो गई है। इसीलिए आज हमने ये विषय चुना है रिटायरमेंट प्लानिंग का, कि रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करनी है। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग किस एज से शुरू करनी है। अक्सर लोग नौकरी लगने के बाद या बिज़नेस शुरू करने के बाद रिटायरमेंट प्लानिंग करते नहीं हैं, बोलता अभी तो उम्र पड़ी है पैसा बचाने की, तो पहले खर्च कर लो, एंजॉय कर लो लाइफ को। पर ये सोचना सही नहीं है। रिटायरमेंट के वक्त, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हो जहाँ पर कि रिटायरमेंट एज नहीं होती है, या आपको कंटिन्यू कर सकते हैं आप इवन बियॉन्ड 65, 60 अप टू 70 ऑल्सो। पर यह सब निर्भर करता है आपकी उस वक्त हेल्थ कैसी है। अब अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो कोई भी कंपनी आपको टॉलरेट नहीं करेगी और वो किसी ना किसी तरह से आपको बाहर का रास्ता दिखा देगी और आपको एक सीवरेंस पैकेज दे के रिटायर कर देगी। सिमिलरली अगर आप बिज़नेस करते हैं और आप बिज़नेस आप रोज़ नहीं चला पा रहे हैं, आपका दिमाग काम नहीं करता, मेमोरी वीक हो गई है, तो बिज़नेस इससे पहले कि वो ठप हो जाए या घाटे में आ जाए, आपको चाहिए कि आप उसमें रिटायरमेंट ले लें। पर कैसे ले लें, आपके पास कोई कॉर्पस तो है नहीं। इसलिए आज ये डिसाइड करना चाहिए हमें कि रिटायरमेंट प्लानिंग कब से शुरू करनी है। तो मेरा ये मानना है कि रिटायरमेंट प्लानिंग आपको जिस दिन से आपकी नौकरी लग जाए या जिस दिन से आप कमाने लग जाएं, उस दिन से आपको रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर देनी है। अब रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है तो आपने कितना रुपया बचाना है, आपने अपनी नेट टेक होम पे का जो सब कुछ कटने के बाद आता है, उसका आपने कम से कम 10% इन्वेस्ट करना है उन सिक्योरिटीज़ में जहाँ पर रिटर्न आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा आती है। अगर इन्फ्लेशन से कम रिटर्न आ रही है तो इसका मतलब इन्फ्लेशन आपके पैसे को दीमक की तरह चाट रही है। इन्फ्लेशन के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, अगर रेफरेंस के लिए आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। उसमें ये बताया गया कि इन्फ्लेशन क्यों होती है, कैसे होती है, क्या क्या करती है। तो अब आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपको, जैसा मैंने बताया, कि वहाँ इन्वेस्ट करना है जहाँ रिटर्न आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा आती है। तो सबसे पहले अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो आप बैंक की FDR में, और बैंक की FDR में आपको ये देखना होगा कि कौन सा बैंक आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। आपको इकोनॉमिक टाइम्स में या बिजनेस स्टैंडर्ड में या वेबसाइट्स पर यह मिल जाएगा कि कौन सा रिटर्न आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। आपको सिर्फ वहीं इन्वेस्ट करना है और आपको रेगुलरली इन्वेस्ट करना है। अगर आपकी सपोज सैलरी 25,000 रुपये महीना है तो आपको 2,500 रुपये महीने के हिसाब से आपको बैंक में, जो बैंक आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है, उस बैंक में आपको एक रिकरिंग डिपॉज़िट खोलना है 1 साल का। जब वो रिकरिंग डिपॉज़िट मैच्योर हो जाए, उस पैसे की आप एक FD बना देंगे और उसे चलने देंगे। जब तक ये सिलसिला चलेगा तब तक, जब तक कि आपकी सैलरी जो है टैक्सेबल नहीं हो जाती है। वंस यू आर टैक्सेबल, आपकी सैलरी टैक्सेबल हो जाती है तो आप जो है एक PPF अकाउंट खोलेंगे। PPF अकाउंट में कहीं ज़्यादा रिटर्न आती है इन्फ्लेशन से।
पीपीएफ अकाउंट में करीब 8%, 8.3, 8.45% रिटर्न आती है, और वो इनकम टैक्स कटने के बाद आती है। सपोज आप 30% ब्रैकेट में हैं और आपने अगर 10,000 रुपये जमा किए पीपीएफ में, तो आपको 7,000 रुपये, 3,000 रुपये बाय वे ऑफ इनकम टैक्स आपको कम हो जाएगी। आपके इनकम टैक्स में रिफंड मिल जाएगा आपको, या इनकम टैक्स आपका इतने से कम हो जाएगा। तो आपके घर से तो सिर्फ 7,000 रुपये गए। अब 7,000 रुपये के ऊपर आपको 10,000 रुपये का 8% ब्याज मिल रहा है। तो अब 10,000 रुपये का 8% ब्याज कितना होता है? 800 रुपये होता है। 800 रुपये साल का ब्याज मिल रहा है आपको 7,000 रुपये के ऊपर। तो रिटर्न कितनी आई? 11 to 12% रिटर्न आई। इससे अच्छी रिटर्न नहीं होती और इतनी इन्फ्लेशन भी नहीं होती है। अब आपका जब पीपीएफ चलता रहेगा तो आप काफ़ी सिक्योर्ड हैं। उसके बाद जब आपकी सैलरी बढ़ती है तो पीपीएफ में आप 1.5 लाख रुपया साल ही जमा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप जमा नहीं कर सकते। उस केस में आपको क्या करना है, पर आपको 10% रूल हमेशा फॉलो करना है। जो पीएफ कट रहा है उसे कटने दीजिए, और जो आपका अदर कटते हैं, ड्यूज़ कटते हैं, कुछ चीज़ें कटती हैं, उनको कटने दीजिए। उनके अलावा जो आपकी नेट सैलरी है उसका आपने 10% जरूर सेव करना है। वंस पीपीएफ लिमिट इज़ रीच्ड, देन व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू गो फॉर एनपीएस। एनपीएस में आपको 1.5 लाख के बाद 50,000 रुपये की एडिशनल सेविंग मिलती है इनकम टैक्स में। तो आपका 2 लाख रुपये साल का सैलरी में से कट जाएगा फॉर द पर्पज़ ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स। और एक बात जो मैं शुरू में कहना चाह रहा था वो ये कि नौकरी लगते ही पहला काम आपने ये करना है कि आपने एक टर्म प्लान लेनी है। टर्म प्लान इतने की लेनी है जिससे कि इन केस ऑफ योर डेथ आपके घर वालों को, जो सर्वाइवर्स लेफ्ट बिहाइंड यू, उनको उस पैसे को बैंक में एफडीआर के तौर पर या किसी पोस्ट ऑफिस में किसी रिलायबल जगह पर एफडीआर के तौर पर रखने से उनको उतना ब्याज मिल जाए जितनी आपकी सैलरी है। इससे क्या होगा कि आपके सर्वाइवर्स का, आपके जो पेरेंट्स हैं, वाइफ हैं, बच्चे हैं, उनका लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगा। आजकल बहुत टीवी में ऐड आ रहे हैं policybazaar.com के, उसमें लड़की बोलती है कि तुमने रिस्पॉन्सिबल बिहेव किया क्योंकि तुमने टर्म प्लान नहीं लिया, तुम्हारे जाने के बाद मुझे मकान बेचना पड़ रहा है। कोई कहता है मुझे पापा की एफडीआर, रिटायरमेंट की एफडीआर लिक्विडेट करानी पड़ रही है। ये सब उसमें हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, हाँ, उनका मेन एम तो पॉलिसी बेचने का है, पर देयर इज़ अ कोलैटरल बेनिफिट ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट विच इज़ टू मोटिवेट यू टू डू रिटायरमेंट प्लानिंग। अब रिटायरमेंट प्लानिंग में एक और पहलू आता है, वो आता है म्यूचुअल फंड का। उसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ। म्यूचुअल फंड्स भी आपको अगर ठीक से चुने गए हों तो आपको 12 से 15% की रिटर्न CAGR मतलब क्या, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ दे देते हैं। उसमें भी आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए, और आपने ये इंश्योर करना है कि रिटायरमेंट के बाद आपको किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत ना पड़े, ना आपको अपने बच्चे पर निर्भर रहना पड़े। और अगर आपकी सर्विस ट्रांसफरेबल है तो आप रिटायरमेंट से 1 या 2 साल पहले ये डिसाइड कर लें आपने कहाँ सेटल होना है, वहाँ एक छोटा सा अपना मकान खरीद लें जो 2 आदमियों के रहने लायक होगा। बस इतना आप कर लें तो आपकी रिटायर्ड लाइफ जो है वो सर उठा के बीतेगी। आपको किसी पर अपने रोज़ के खर्चों के लिए, रोज़ की दवाइयों के खर्चे के लिए, इन सब पर आपको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। धन्यवाद। आप आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।